हेलो दोस्तों, नमस्कार। एन के स्टोरी इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। आज ऑफिस में मैं बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर सका था। इस कारण बॉस से तो कई बार डांट खानी ही पड़ी। सहभागियों के साथ भी झड़प हो गई थी। आखिर में तंग आकर मैंने ऑफिस से 1 घंटा पहले ही जाने की अनुमति बॉस से मांगी तो उन्होंने तीखे शब्दों में मुझसे कहा, रोहित, आज सारा दिन तुमने कोई भी काम ढंग से नहीं किया है। मुझे छोटी छोटी बातों पर किसी को डांटना अच्छा नहीं लगता। मुझे उम्मीद है कि कल तुम्हारा चेहरा मुझे यूँ लटका हुआ नहीं दिखेगा। बिल्कुल नहीं दिखेगा सर। ऐसा वादा कर मैं उनके कक्ष से बाहर आ गया। ऑफिस से निकलकर मैं मोटरसाइकिल से बाजार जाने को निकल पड़ा। मुझे अपनी पत्नी ममता के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना था। हमारी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। वह मेरे सुख व खुशियों का बहुत ही ध्यान रखती है। मेरे पसंद पूछे बिना मजाल है वह कोई काम कर ले। पिछले बुधवार को उसका यही प्यार भरा व्यवहार मुझे ऐसा खला कि मैंने उसे शादी के बाद पहली बार बहुत ज़ोर से डांट दिया था। उस दिन हमें रविंद्र की शादी की पहली सालगिरह की पार्टी में जाना था। जगह जगह ट्रैफिक जाम मिलने के कारण मुझे ऑफिस से घर पहुंचने में पहले ही देर हो गई थी। ऊपर से ये देखकर मेरा गुस्सा बढ़ने लगा कि ममता समय से तैयार होना शुरू करने की बजाय मेरे घर पहुंचने का इंतज़ार कर रही थी। इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं यह बता दो। आदत के अनुरूप उसने इस मामले में भी मेरी पसंद जाननी चाहिए थी। नीली साड़ी पहन लो। अपना व उसका मूड खराब करने से बचने के लिए मैंने अपनी आवाज़ में गुस्से के भाव पैदा नहीं होने दिए थे। मुझे लग रहा है कि मैंने इसे तब भी पहना था जब हम रविंद्र के घर पहली बार डिनर करने गए थे। तो कोई दूसरी साड़ी पहन लो ना। आज प्लीज़ बताओ ना कि कौन सी साड़ी पहनूं। इस बार मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं उस पर ज़ोर से चिल्ला उठा, यार, तुम जल्दी तैयार होने के बजाय फालतू की बातें करने में समय बर्बाद क्यों कर रही हो। हर काम करने से पहले मेरी जान खाने की बजाय तुम अपने आप फैसला क्यों नहीं करती कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। मुझे ऐसा बचकाना व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पार्टी में पहुंचकर उसका मूड पूरी तरह से ठीक हो गया, पर मेरा मूड उसके चिपकू व्यवहार के कारण खराब बना रहा। रविंद्र मेरा कॉलेज का दोस्त है। उस पार्टी में शामिल होने कॉलेज के और भी बहुत से दोस्त आए थे। मैं कुछ समय अपने इन पुराने दोस्तों के साथ बिताना चाहता था, पर ममता मेरा हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। कुछ देर के लिए जब वह फ्रेश होने गई तब मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। मेरे दोस्त मौका नहीं चुके और ममता का चिपकू व्यवहार मेरी खिंचाई का कारण बन गया था। मुंह फट सुमित ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कह भी दिया, अबे रोहित, ऐसा लगता है कि तूने तो किसी थानेदारनी के साथ शादी कर ली है। ममता भाभी तो तुझे बिल्कुल पर्सनल स्पेस नहीं देती है। शायद रोहित शादी के बाद भी हर सुंदर लड़की के साथ इश्क लड़ाने को उतावला रहता होगा, तभी भाभी इसकी इतनी ज़बरदस्त चौकीदारी करती हैं। कुंवारे धीरज के इस मजाक पर सभी दोस्तों ने एक साथ ठहाका लगाया था। अपने मन की खींच को काबू में रखते हुए मैंने जवाब दिया, वह थानेदारनी नहीं बल्कि बहुत डिवोटेड है, वाइफ है। तुम सब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वह कितनी केयरिंग और घर संभालने में कितनी कुशल है। अपना यार तो बेड़ियों को ही आभूषण समझने लगा है। धीरज के इस मजाक पर जब दोस्तों ने एक और ज़ोरदार ठहाका लगाया तो मैंने मन ही मन ममता से चीढ़ उठा था। पार्टी में हमारे साथ बड़ी राशि भी मौजूद थी। वह कुछ दिनों के लिए पटना से यहाँ मायके में अकेले रहने आई थी। पति के साथ न होने के कारण वह खूब खुलकर कॉलेज के पुराने दोस्तों से हंस बोल रही थी। मेरे मन में उसके ऊपर डोरे डालने जैसा कोई खोट नहीं था, पर कुछ देर उसके साथ हल्के फुल्के अंदाज में फ्लर्ट करने का मज़ा मैं ज़रूर लेना चाहता था। ममता के हर समय चिपके रहने के कारण मैं उसके साथ कुछ देर भी मस्ती भरी गपशप नहीं कर सका। अपने सारे दोस्तों को उसके साथ खूब ठहाके लगाते देख मेरा मन खिन्न हो उठा। मुझे थोड़ा सा भी समय अपने ढंग से जीने के लिए नहीं मिल रहा है। मेरे मन में इस शिकायत की जड़ें पल पल मजबूत होती चली गई थी। मैं खराब मूड के साथ पार्टी से घर लौटा था। मेरे माथे पर खींची तनाव की रेखाएं देखकर ममता ने मुझसे पूछा, क्या
सिर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, मुझे भयंकर सिर दर्द हो रहा है। पर तुम सिर दबाने की बात मुँह से निकालना भी मत, मैंने रूखे लहजे में जवाब दिया। मैं सिर दबा दूंगी तो आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरी रुखाई देखकर उसका चेहरा फौरन उतर सा गया था। मुझे सिर दर्द जल्दी ठीक नहीं करना है, अब तुम मेरा सिर दबाना खाना बंद करो, क्योंकि मैं कुछ देर शांति से अकेले बैठने चाहता हूँ। मुझे खुशी व सुकून से जीने के लिए पर्सनल स्पेस चाहिए। यह बात तुम जितनी जल्दी समझ लोगी उतना अच्छा रहेगा। मैं उसके ऊपर जोर से घुर्राया तो वह आंसू बहाती हुई मेरे सामने से हट गई थी। अगले दिन मैंने उसके साथ ढंग से बात नहीं की। वह रात को मुझसे लिपट कर सोने लगी तो मैंने उसे दूर धकेला और करवट बदल ली। मुझे उसका अपने साथ चिपक कर रहना फिलहाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगले दिन शुक्रवार की सुबह में जब ऑफिस जाने को घर से निकलने लगा तब उसने मुझसे दुखी व उदास लहजे में कहा था, आपस का प्यार बढ़ाने के लिए पर्सनल स्पेस की नहीं बल्कि प्यार भरे साथ की ज़रूरत होती है। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती क्योंकि आपके साथ मैं कितना भी हंस बोल लूँ पर मेरा मन नहीं भरता है। आज अपने भाई के साथ मैं कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही हूँ। मेरी अनुपस्थिति में आप जी भरकर पर्सनल स्पेस का मज़ा ले लेना। मैंने उसे रुकने के लिए एक बार भी नहीं कहा क्योंकि मैं सचमुच कुछ दिनों के लिए अपने ढंग से अकेला जीना चाहता था। ममता से मिली आज़ादी का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने उस दिन ऑफिस ख़त्म होने के बाद अपने दोस्त धीरज को फ़ोन किया। उसने फ़ौरन मुझे अपने घर आने की दावत दे दी क्योंकि वह मुफ्त की शराब पीने को हमेशा ही तैयार रहता था। हम दोनों उसके ड्राइविंग रूम में बैठकर शराब पी। हमारी महफिल सजने के कारण उसकी पत्नी अनीता का मूड खराब नज़र आ रहा था, पर हम दोनों ने अपनी मस्ती के चलते इस बात की फिक्र नहीं की। शराब खत्म हो जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरा दोस्त बदल चुका है। धीरज ने अनीता के डर के कारण मुझे डिनर कराए बिना ही घर से विदा कर दिया। मैंने बाहर से बर्गर खाया और घर लौटकर धीरज को मन ही मन ढेर सारी गालियां देता पलंग पर ढेर हो गया। पार्टी के दिन राशि से खुलकर हंसी मजाक न कर पाने की बात अभी भी मेरे मन में अटकी हुई थी। शनिवार की सुबह मैंने रविंदर से उसका फ़ोन नंबर लेकर उसके साथ लंच करने का कार्यक्रम बना लिया। हम 11 बजे एक चाइनीज रेस्टोरेंट में मिले। पहले मैंने उसे बढ़िया लंच कराया और फिर हम बाज़ार में घूमने लगे। उसकी खनकती हंसी और बातें करने का दिलकश अंदाज लगातार मेरे मन को गुदगुदाए जा रहा था। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, क्या हम मेटनी शो देखने चलें? नहीं, उसने अपनी आंखों में शरारत भर कर जवाब दिया। क्यों मना कर रही हो? मैंने हंसते हुए पूछा। हाल के अंधेरे में तुम अपने हाथों को काबू में नहीं रख पाओगे। मैं वादा करता हूँ कि बिल्कुल शरीफ बच्चा बनकर फिल्म देखूंगा। सॉरी रोहित, शादी के बाद तुम्हें ममता के प्रति वफादार रहना चाहिए। उसका यह वाक्य मेरे मन को बुरी तरह चुभ गया। मैंने उसे चिढ़कर पूछा, क्या तुम अपने पति के प्रति वफादार हो? मैंने उनके प्रति पूरी तरह से वफादार हूँ। उसका इतरा कर यह जवाब देना मेरी चिढ़ को और ज़्यादा बढ़ा गया। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं ज़रा सी भी कोशिश करूं तो तुम मेरे साथ सोने को राजी हो जाओगी। शटअप, उसने मुझे चिढ़कर डांटा तो मैं उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंस पड़ा था। मेरे खराब व्यवहार के लिए उसने मुझे माफ़ नहीं किया और कुछ मिनट बाद ज़रूरी काम होने का बहाना बनाकर चली गई। मुझे उसके चले जाने का अफसोस तो नहीं हुआ, पर मन अजीब सी उदासी का शिकार ज़रूर हो गया था। मैंने अकेले ही फिल्म देखी और बाद में देर रात तक बाजार में अकारण घूमता रहा। उस रात भी मैं ढंग से सो नहीं सका क्योंकि ममता की याद बहुत सता रही थी। बार बार उससे फ़ोन पर बातें करने की इच्छा हो रही थी, पर उसके साथ गलत व्यवहार करने के अपराध बोध ने ऐसा नहीं करने दिया। इतवार को मैं घर पर रहा। सोमवार को ऑफिस में दिन गुजारने मेरे लिए मुश्किल हो गया था। काम में मन न लगने के कारण बॉस से कई बार डांट भी खाई। जब वहाँ रुकना बेहद कठिन हो गया तो बॉस से इजाज़त लेकर मैं घंटा भर पहले ऑफिस से बाहर आ गया था। ऑफिस से निकलने के घंटे भर बाद मैंने ममता को फ़ोन करके उलाहना दिया, तुम इतनी ज़्यादा निर्मोह कैसी हो गई हो? आज दिन भर फ़ोन करके मेरा हालचाल क्यों नहीं पूछा? ममता ने कहा, मैंने तो आपकी नाराज़गी व डांट के डर से फ़ोन नहीं किया। उसकी आवाज़ का कंपन बता रहा था कि मेरी आवाज़ सुनकर वह भावुक हो उठी थी।
तुम्हारा फ़ोन आने से मैं नाराज़ क्यों होऊंगा? मैं फ़ोन करती तो आप ज़रूर डांट के कहते कि मायके में रहकर भी आपको चैन से नहीं जीने दे रही हूँ। मैं पागल हूँ जो तुम्हें अकारण डांटूंगा। मुझे लगता है कि मायके पहुँचकर तुम्हें मेरा ध्यान ही नहीं आया। जिसके अंदर मेरी जान बसती है उसका ध्यान मुझे कैसे नहीं आएगा? मैंने बोला, तो वापस कब आओगी? आप आज लेने आ जाओगे तो आज ही साथ चली आऊँगी। मैं तो आ गया हूँ। क्या मतलब? मतलब यह है कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है पगली? क्या बार बार घंटी आप बजा रहे हो? दरवाज़ा खोल कर देख लो ना मेरी जान। मैं भी आई। उसकी उतावलेपन व खुशी से भरी आवाज़ सुनकर मैं ज़ोर से हंस पड़ा था। दरवाज़ा खोलकर जब ममता ने मुझे फूलों का बहुत सुंदर सा गुलदस्ता हाथ में लिए खड़ा देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। अपना उपहार स्वीकार करने के बाद वह मेरी छाती से लिपट कर खुशी के आंसू बहाने लगी। मुझे इस समय उसकी वह बात ध्यान आ रही थी जो उसने मायके आने से पहले कही थी। आपस का प्यार बढ़ाने के लिए पर्सनल स्पेस की नहीं बल्कि प्यार भरे साथ की ज़रूरत होती है। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती क्योंकि आपके साथ मैं कितना भी हंस बोल लूँ पर मेरा मन नहीं भरता है। मैंने उसका माथा चूमकर भावुक लहजे में कहा, मेरी समझ में यह आ गया है कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की किसी के पास फुर्सत नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी में पर्सनल स्पेस नहीं बल्कि तुम्हारा प्यार भरा साथ चाहिए। भविष्य में मेरी बातों का बुरा मानकर फिर कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। कभी नहीं छोड़ूंगी। अपनी मम्मी की उपस्थिति की परवाह न करते हुए उसने मेरे होठों पर छोटा सा चुंबन अंकित किया और फिर शर्मा भी गई। उसने कुछ देर बाद ही मेरे साथ सट कर बैठते हुए ढेर सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए। मुझे उसके सवालों का जवाब देने में अब कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। उससे दूर रहने के मेरे अनुभव इतने घटिया रहे थे कि मेरे सिर से पर्सनल स्पेस जीने का भूत पूरी तरह से उतर गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपको फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनके स्टोरी इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ।